Hello everyone, I'm Sanju Sharma. In this video, we're going to learn evaluation of management. We have to already discuss classical theory of scientific management principle or technique given by F.W. Taylor. In this video, we're going to learn administrative management, function of management, and 14 principle of management given by Henry Fayol. In this वीडियो गोइंग टू लर्न क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। चलिए जानते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल वाज बर्न ऑन 29 जुलाई 1841 में इनका जन्म हुआ फ्रेंच में एंड ही डाइड ऑन 19 नवंबर 1925 में इनका निधन हुआ। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर। ये क्या थे? फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे एंड इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पिता कहा जाता था। ही बिलीव्ड दैट, ये भरोसा करते थे, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल एक्टिविटीज है विच मीन्स इट इज नीडेड टू एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है एंड गिव 5 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और ये 5 इम्पोर्टेंट फंक्शन दिए हैं मैनेजमेंट के जो इस प्रकार है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फ्योल ऑल्सो गिव्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसके साथ ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दी हैं। These principles helped manager और ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजर को टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और इफिशिएंटली, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और इफेक्टिवली रन कर सके। His ideas are very useful। ये आइडिया बहुत यूजफुल है फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए एंड आर स्टिल रिलेवेंट इन मॉडर्न बिजनेस और ये आज भी मॉडर्न बिजनेस में हम इसका यूज करते हैं। जो 5 फंक्शन दी गई और 14 प्रिंसिपल दी गई है हेनरी फ्योल की। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हेनरी फ्योल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फोकस ऑन maintaining the entering function by laying down principle and function of management। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से चलाए रखना। इसके लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और फंक्शन की नीड पड़ती है। इस प्रकार है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है। मैनेजर को रूल्स, प्रिंसिपल और फंक्शन दिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और इफेक्टिवली काम करे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आइए समझते हैं। जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके जरिए करना है, किस तरीके से करना है, यानी ओवरऑल प्लानिंग करना कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सपोज डेट आपको एक स्कूल ओपन करना है तो स्कूल ओपन करने के लिए आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा। सबसे पहले एक लैंड लीजिएगा, उसके बाद से एक मकान बनाएगा या फिर आप रेंट पे एक मकान लीजिएगा। उसके बाद से आपको बेंच की नीड पड़ेगी, उसके बाद से एक ऑफिस की नीड पड़ेगी, देन कार की नीड पड़ेगी। सो इट्स ऑल ओवर द थिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये हो कि अब आप स्कूल ओपन किए हैं तो आपको टीचर की भी नीड पड़ेगी, तो आप एक एक करके सबका इंटरव्यू लीजिएगा कि कौन सूटेबल है, कि वो अच्छे से ट्रेन कर पाए, अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए, अच्छी नॉलेज दे पाए। देन उसके बाद से डायरेक्शन देना। अब जब आप सिलेक्शन कर लीजिएगा तो आप उसको डायरेक्शन दीजिएगा कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जो चीज़ नहीं है आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट, अब उसमें क्या कीजिएगा, आप कंट्रोल भी कीजिएगा कि कुछ बाउंडेशन लगाइए कि आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है। सो इट्स ऑल ओवर द थिंग कंट्रोलिंग। अब हम लोग देखते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
subordinate of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personal, initiative, script decops। फर्स्ट फंक्शन है डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मीनिंग है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो वर्क है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक्सप्लेनेशन व्हेन ए पर्सन डज सेम वर्क अगेन एंड अगेन, अगर एक पर्सन एक काम को बार बार करता है, ही बिकम एक्सपर्ट, वो क्या होगा, उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। एंड वर्क इज डन फास्टर एंड बेटर, और वो कार्य को तेजी गति से करेगा और बेटर करेगा। वन वर्कर कटिंग क्लॉथ, और एक पर्सन कपड़े को कटिंग कर रहा है, सेकंड पर्सन उसको सिलाई कर रहा है, और थर्ड पर्सन उसको पैक कर रहा है, तो ये काम बहुत तेजी गति से होगी। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ देना होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अगर आप अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, उसको पावर मिली है कि उस काम को कराएगा, टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो उसे जवाब भी देना होगा। ये होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर, ये दोनों साथ में दी जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए मैनेजर मस्ट हैव द पावर टू गिव ऑर्डर। मैनेजर के पास पावर होता है कि वो ऑर्डर दे सके। एंड एट द सेम टाइम, और उस टाइम ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और वो रिजल्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैनेजर गिव टारगेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल इफ टारगेट इज नॉट अचीव। अगर मैनेजर कोई टारगेट दिया है और वो टारगेट टाइम पे पूरा नहीं होता है तो उस चीज के लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें आपको फॉलो करना होता है कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ऑफ कमांड मीनिंग है इसका वन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को ओनली वन बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है इसका इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम मैनी बॉसेस, अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिलती है, ही विल गेट कंफ्यूज, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका ए वर्कर शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर, एक वर्कर को हमेशा एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मीनिंग है वन प्लान, एक प्लान होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है ऑल एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की जो सारी एक्टिविटी है उसका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर, और एक मैनेजर के द्वारा निर्देश दी गई हो। एग्जाम्पल इस मार्केटिंग एक्टिविटी शुड बी फॉलो, मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज फॉलो करनी चाहिए वन मार्केटिंग प्लान को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस इसमें क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। मीनिंग है इसका ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्या है, मोर इम्पोर्टेंस है देन पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इसका पर्सनल गोल्स शुड नॉट हार्म द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन को हार्म नहीं करता है। एग्जाम्पल है इसका एन एम्प्लॉय शुड नॉट मिसयूज, एक एम्प्लॉय को मिसयूज नहीं करनी चाहिए कंपनी की रिसोर्सेज को और पर्सनल वर्क को। नेक्स्ट टॉपिक है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है फेयर पेमेंट टू एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय की जो जितनी सैलरी है उतनी सैलरी उसको दी जाए, जितना काम किया उसके बेस पे उसकी सैलरी दी जाए। एक्सप्लेनेशन है इसका एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर वेजेस, एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दी जानी चाहिए। सो डैट, ताकि दे फील मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड, ताकि वो फील करे मोटिवेशन और सेटिस्फाइड फील करे। एग्जाम्पल उसको टाइम से सैलरी दी जानी चाहिए, टाइम से उसको बोनस दी जाना चाहिए और उसे इंसेंटिव भी दी जानी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन टू डिसीजन मेकिंग पावर। अब डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है टॉप लेवल के हैंड में होता है। कुछ डिसीजन
मिड लेवल को और लो लेवल को शेयर कर देता है, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो उनको अब अथॉरिटी मिल जाती है कि हम भी अब डिसीजन ले सकते हैं। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट के हैंड में रहता है। तो आइए इसको समझते हैं। सम डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। कुछ डिसीजन जो होती है टॉप मैनेजमेंट से ली जाती है और सम लोअर लेवल, और कुछ डिसीजन लोअर लेवल से ली जाती है। प्रॉपर बैलेंस इज नीडेड। इसमें बैलेंस क्या होता है, जरूरी होता है। पूरा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट नहीं ले सकता है, उसे कुछ डिसीजन लोअर लेवल से और मिडिल लेवल से भी लेना होगा, तब भी जाके बैलेंस होगा। एग्जाम्पल इसका, बिग डिसीजन बाय ऑनर। बड़ा डिसीजन किसके द्वारा लेना चाहिए, ऑनर के थ्रू। और डेली डिसीजन बाय सुपरवाइजर, और डेली का जो डिसीजन है उसको किसके थ्रू लेना चाहिए, सुपरवाइजर के थ्रू। अब चलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है, मैनेजमेंट का जो लेवल होता है तीन होता है, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल। तो एक वर्कर को बात करना है डायरेक्ट एडमिन से, तो डायरेक्ट एडमिन से बात नहीं कर सकता। उसके लिए वो पहले सुपरवाइजर से बात करेगा, फिर सुपरवाइजर मैनेजर से बात करेंगे, फिर मैनेजर एडमिन से बात करेंगे। यानी एक प्रॉपर स्केलर चेन होता है कि आप डायरेक्ट किसी से डायरेक्ट अपने टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप मिड लेवल से बात नहीं कर सकते हैं। एक किसका प्रॉपर स्केलर चेन बना होता है। तो आइए इसको समझते हैं। इसका मीनिंग है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। इसकी अथॉरिटी टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक की होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसका, these should be proper line of common in a organization। should be proper line, इसमें क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर लाइन होना चाहिए ऑफ कमांड इन ए ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का कमांड होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका, एक वर्कर को बात करना है सीईओ से, तो डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं कर सकता, वो पहले किससे बात करेगा, सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर किससे बात करेगा, मैनेजर से। मैनेजर किससे बात करेगा, सीईओ से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर का मतलब होता है एम्प्लॉय और मटेरियल की सही जगह होनी चाहिए ताकि काम स्मूथली चले। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। मीनिंग है इसका, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। राइट पर्सन होना चाहिए राइट प्लेस पे। एक्सप्लेनेशन है इसका, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन प्रॉपर प्लेस फॉर स्मूथली वर्क। पीपल को और मटेरियल को सही जगह होनी चाहिए क्यों वर्क स्मूथली चल सके। एग्जाम्पल, टूल्स इन टूल्स रूम। टूल्स को टूल्स रूम के अंदर होना चाहिए। एम्प्लॉय इन देयर टाइम जॉब। एम्प्लॉय को वहां पे होना चाहिए जहाँ पे उन्हें काम मिला है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है मैनेजर को कभी भी अपने एम्प्लॉय अपने वर्कर के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, थोड़ा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग है फेयरनेस एंड काइंडनेस। अपने एम्प्लॉय के साथ फेयरनेस रहना चाहिए और काइंडनेस रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसका, मैनेजर शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉय। मैनेजमेंट को ट्रीट करना चाहिए सारे एम्प्लॉय के साथ इक्वली, इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल इसका, नो फेवरेबल, फेवरेट नहीं होना चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। एम्प्लॉय को बार बार रिमूव नहीं करना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी से इफेक्टिवली और लॉयल्टी बढ़ती है। मीनिंग है इसका, जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय। एक्सप्लेनेशन है इसका, एम्प्लॉय शुड बी नॉट रिमूव, एम्प्लॉय शुड नॉट रिमूव फ्रेंकली, स्टेबिलिटी इंक्रीज एफिशिएंसी। एम्प्लॉय को बार बार रिमूव नहीं करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी से एफिशिएंसी और लॉयल्टी बढ़ती है। एग्जाम्पल इसका, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉय को अपने आइडिया देने और नए काम करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, इससे क्रिएटिविटी और मोटिवेशन बढ़ता है। मीनिंग है इसका, इनकरेज एम्प्लॉय टू गिव आइडिया। एम्प्लॉय को हमेशा इंकरेज करना चाहिए न्यू आइडिया देने के लिए। एक्सप्लेनेशन इज हाउ टू सजेस्ट न्यू आइडिया एंड न्यू मेथड। एम्प्लॉय को हमेशा ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो नए आइडिया को सजेस्ट कर सके और नए मेथड को। फॉर एग्जाम्पल, सजेस्ट बॉक्स इन ए ऑफिस। जैसे एम्प्लॉय एक सजेस्ट किया कि ऑफिस के अंदर एक बॉक्स होना चाहिए,
नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्ट डिकॉप्स। मतलब होता है सब एम्प्लॉय मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करें, जैसे मैं नहीं हम की भावना हो, आपस में झगड़ा ना हो, एक दूसरे की हेल्प करना, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर काम करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऑफिस में 5 लोग हैं, अगर सब लोग अलग अलग सोच के हैं तो काम स्लो होगा, लेकिन अगर सब लोग मिलकर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, काम फास्ट होगा, अच्छे से होगा।